मंदिर तो सबके लिए नहीं, मंदिर सबके लिए नहीं, मंदिर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है। अगर हम बाहर में गेट के बाहर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान या यहाँ सुअर नहीं लाए जा सकते, तो ये क्या हेट क्राइम है? आपने क्या वो वीडियोज नहीं देखे हैं शिवलिंग पे पेशाब करते हुए युवक की? क्या आपने कांवड़ यात्रियों पे पथराव की खबरें नहीं सुनी? आपने क्या रामनवमी के जुलूस पे चलते हुए पत्थर और चप्पलों के बारे में नहीं सुना? आपने क्या ये नहीं सुना है कि दुर्गा पूजा के पंडालों पे पत्थरबाजी और ईंट चलते हैं? एक मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल पर नब्बू ने पूरी रात मेरे साथ रेप किया। दिन भर गागरोन घुमाता रहा, फिर खेत में पूरी रात गलत काम किया। चाकू दिखाकर मुझे डराता धमकाता रहा। कोई कमरा था, वहाँ छोटू और उसके साथ आए लड़के ने रेप किया। 100 करोड़ वाली बात जब आई तब कांग्रेसियों ने कहा कि हाँ, अब लग रहा है कि हम लोग सरकार में हैं। तब ये कटकाहा कुत्ता टाइप झाँव झाँव करते हुए एकदम बेसहारा 18 जो होता है वो नाखून धंसाने के चक्कर में आ जाएंगे ये लोग। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन उदय भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए नकली टांग बनवा दी और मैं बस करो। हाँ, 38,000 एकड़ ज़मीन जो भगवान जगन्नाथ की है, वो ज़मीन जो है सरकार बेच रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। पिछले कुछ दिनों की खबरों के विश्लेषण के साथ मैं आया हूं, क्योंकि लगातार आप हर खबर पे विस्तृत विश्लेषण जो है एक घंटे का नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कोशिश किया कि पिछले कुछ दिनों में जितनी भी खबरें हुई उसे एक कंप्रेस्ड तरीके से मैं आप तक लेकर आऊँ, और जो ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, जिनके बारे में बात करना, और कुछ ऐसी भी खबरें हैं जिनमें हम ऑन ग्राउंड जाएंगे। वहाँ से कुछ मामलों में हमने रिपोर्टिंग की है, कुछ में हम आगे जाके रिपोर्टिंग करेंगे। उसी में से एक पहला जो केस है जो आज मेरे संज्ञान में आया है वो ये है कि राजस्थान में कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट विश्व स्त्री दिवस, महिला दिवस के दिन, एक नाबालिग बच्ची के साथ अलग अलग अकाउंट्स में बोला जा रहा है, कहीं बोला जा रहा है 18 लड़के थे, कहीं बोला जा रहा है 40 तक लड़के थे। स्थानीय लोगों से मैंने बात की तो वो 40 तक का नाम लेते हैं। नाबालिग बच्ची और उसके साथ इन लड़कों ने उसे सेडेटिव्स दे के, जब उसे ज़्यादा पीड़ा होने लगती थी, दर्द होता था, तो उसे ये सेडेटिव्स देते थे और उसके बाद उसे खेत में, निर्माणाधीन इमारतों में, अलग अलग जगहों पे ले जाके, घर में, होटल में, हर जगह ले जाके उसका बलात्कार लगातार करते रहे। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जब वो लड़की और उसकी माँ और उसके भाई, उनका बयान है, दैनिक भास्कर में छपा है कि जब वो रिपोर्ट लिखवाने जाते थे तो पुलिस उन्हें धुतकार कर भगा देती थी। हालांकि मीडिया में थोड़ी बहुत कवरेज हुई और उसके बाद जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे, पुलिस पे थोड़ा सा दबाव बना, तो कहा जा रहा है कि 20 आरोपित अभी तक पकड़े जा चुके हैं। और उसमें से दुर्भाग्य आप देखिए उस बच्ची का, उसने जो बयान दिया है, पीड़िता ने जो बयान दिया है दैनिक भास्कर को, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन पे आएगा। पूरी कहानी जो है नरेट करती है, उसके साथ जो ये हैवानियत हुई। और राजस्थान काफ़ी समय से, अगर आप जनसंख्या और बलात्कार की दर का प्रतिशत निकालेंगे, उस अनुपात में वो भारत के औसत दर से दोगुना तक मतलब ज़्यादा है। इस तरह का एनसीआरबी का डेटा है, वो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन जयपुर जैसे इलाकों में और फिर जोधपुर हो गया, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अब मैं पीड़िता का बयान पढ़ने जा रहा हूँ। 25 फरवरी को सुकेत की बुलबुल और चौथमल मुझे बैग दिलाने के बहाने झालावाड़ ले गए। वहाँ एक पार्क में कुछ लड़के थे, उनका नाम मुझे बाद में पता चला, नब्बू, सोनू और एक था जिसे बुलबुल उस्ताद बुलाती थी। नब्बू स्कूटी से मुझे एक कमरे पर ले गया। रात का वक्त था, मोहल्ले वालों ने हंगामा कर दिया। इस पर नब्बू मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। लोगों ने मुझे पकड़ लिया, पुलिस भी आ गई। पुलिस ने मेरा नाम पता पूछकर भगा दिया। भागकर पार्क में आई तो वहाँ नब्बू, सोनू और साहिल फिर मिल गए। साहिल मुझे स्कूटी पर बैठाकर गागरोन ले गया। नब्बू और सोनू भी गागरोन आ गए। रात करीब 12 बजे फिर झालावाड़ ले आए। एक मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल पर नब्बू ने पूरी रात मेरे साथ रेप किया। एक लड़का था, लंगड़ा टाइप, नाम नहीं जानती, वह मुझे एक होटल ले गया, उसने वहाँ पूरी रात रेप किया। सुबह 6-7 बजे फिर साहिल मुझे मंडी चौराहे के पार्क में ले गया, जहाँ राजा से मिलाया। राजा ने छोटू को बुलाया। छोटू मोटरसाइकिल पर किसी होटल पर ले गया जहाँ खूब सारे लड़के बैठे थे, स्मैक चिलम पी रहे थे। राजा ने वहाँ शाहरुख से मिलवाया। वो होटल ले गया, लेकिन होटल वाले ने मेरी उम्र पूछ ली
तो नाबालिग बताते ही भगा दिया। फिर शाहरुख और राजा अपने दोस्त के घर ले गए। दोनों ने वहाँ मेरे साथ गलत काम किया। वहाँ से साहिल और एक लड़का कार में गागरोन ले गए। यहाँ से साहिल अपने दोस्त के पास गया जिसकी कार थी। वहाँ तीनों ने गलत काम किया। मना किया तो साहिल ने थप्पड़ मारे, नशा कराया। साहिल फिर उसी पार्क में ले आया। वहाँ बुलबुल और चौथमल भी थे। वहाँ से झालावाड़ लाकर मुझे चिंटू के हवाले कर दिया। बिट्टू और चिंटू ने पूरी रात मेरे साथ गलत काम किया। बिट्टू के जाने के बाद उसके दोनों सालों ने पूरी रात रेप किया। सुबह नाना नाम का एक लड़का आया। दिन भर गागरोन घुमाता रहा, फिर खेत में पूरी रात गलत काम किया। चाकू दिखाकर मुझे डराता धमकाता रहा। फिर मुझे उसी पार्क में छोड़ दिया जहाँ सोनू मिला था। छोटू भी आ गया, उसके साथ एक और लड़का था, नाम याद नहीं है। छोटू के साथ आया वो लड़का मुझे लेकर चला गया। कोई कमरा था, वहाँ छोटू और उसके साथ आए लड़के ने रेप किया। मकान मालिक आ गया, बोला मैं भी गलत करूँगा। मैं चिल्लाई तो सभी को वहाँ से भगा दिया। छोटू के साथ लड़का स्कूटी से पार्क में बैठाकर चला गया जहाँ फद्दू मिला। सोनू का दोस्त डीके आ गया। डीके मुझे उसकी फूफो के यहाँ ले गया। पूरी रात दुष्कर्म किया। डीके सुबह वहाँ से निकलकर फिर एक अनजान पार्क में ले गया। छोड़ा ही था कि सोनू आ गया। सोनू के साथ एक और था। आंख बंद कर मुझे कहीं ले गए जहाँ सोनू ने रेप किया। 3 लड़के और आ गए। सोनू ने इसके हवाले कर दिया। ये गागरोन ले गए, नशा किया, मुझे भी नशा कराया। गागरोन में बुलबुल, चौथमल और नाना आ गए। तीनों लड़के इनको देखकर भाग गए। फिर ये लोग मुझे लेकर सुकेत आए। 24 घंटे तक तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं सोती रही क्योंकि नशा था। करीब 9 दिन से ठीक से सोई भी नहीं थी। अगले दिन मैंने माँ के साथ जाकर पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई। दोस्तों, इसमें पीड़िता के भाई का आरोप है कि बच्ची गुम होने पर 2 बार वो लोग पुलिस के पास गए, लेकिन दोनों ही बार पुलिस ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। यदि उस वक्त भाई ने कहा कि अगर उस वक्त ये मामला दर्ज हो जाता तो शायद ये सब बच्चे को अगर पुलिस ढूंढ लेती। जब गुमशुदगी का इन लोगों ने एक मामला दर्ज करवाया, अगर पुलिस उस वक्त जाती और ढूंढने की कोशिश करती तो पीड़िता के साथ इतने लंबे समय तक जो होता रहा, जो हृदय दहलाने वाली बात है, वो नहीं होता, ऐसा पीड़िता के भाई का मानना। यूँ तो इस मामले में अब पुलिस ने संज्ञान ले लिया और काफ़ी त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। जब से पुलिस को पता चला उसके बाद से ये लोग लगातार जो है आरोपितों को खोज रहे हैं, छानबीन हो रही है और इन्होंने फास्ट ट्रैक एक तरह से काम करना शुरू किया है और आशा है कि आरोपित जो है वो पकड़े जाएंगे और जितने भी उन्हें न्याय जो है, ऐसे मामलों में वैसे न्याय तो किसी को मिलता नहीं। जिसके साथ नाबालिग बच्ची है उसके साथ 9 दिनों तक इस तरह से दरिंदगी हुई हो, उस बच्ची को न्याय क्या मिलेगा? उसका पूरा जीवन जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि रौंद दिया गया। और ऐसे मसलों में जहाँ पे हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि काउंसलिंग की सुविधा या उस बच्ची को ये समझाना कि हमारा समाज कैसा है, हमारा समाज ऐसा उल्टा है कि ये बच्ची अभी अपने मोहल्ले में निकलेगी तो इसे ही उस तरह से देखा जाएगा जैसे इसने ही कोई अपराध किया है। दुर्भाग्य से हम सब उस सोसाइटी में रहते हैं। हम सब ने इस तरह के कांड आसपास में होते देखा या सुना है और उसके बाद ये जो पैट्रियार्कल एक सोसाइटी है, पैट्रियार्की यही है सत्य मामलों में, सही मामलों में अगर देखा जाए तो, जहाँ पर जो पीड़िता है, और मैं ये एक पीड़िता की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ भी होती है, आपके ही मोहल्ले की है, तो उसे अपने घर वाले से लेके उस मोहल्ले के लोग तक, और वही लड़के जो उसे छेड़ते हैं, जिसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके अपने घर के लोग कभी उसे कुछ नहीं बोलते, वो उस पर ताना मारते हैं, टॉन्ट कसते हैं और उसका जीना दूभर कर देते हैं। और कई मामलों में हमने देखा है कि जब लड़कियों को, जब ऐसी बच्चियों को वो सेंस नहीं बना पाती हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है, उनकी गलती इसमें है कहाँ? क्या उनकी गलती ये है कि वो सड़क पर से पैदल चलते हुए या ऑटो में या बस में या मेट्रो में चढ़ के वो कहीं से कहीं आया जा रही थी? क्या उनका अपराध यह है कि वो पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलती हैं? क्या उनका अपराध यह है कि वो अपने लिए इस समाज में एक उत्कृष्ट स्थान पाना चाहती है? ये अपराध तो नहीं है। जब तक हम अपनी बच्चियों को, अपनी स्त्रियों को आर्थिक समानता नहीं दिलवाएंगे,
तब तक इस तरह की, मतलब ये जो एक पीड़िता को ही अपराधी की तरह देखने का है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या इस तरह के वायलेंट केसेज हो, हर मामले में जब तक स्त्री को सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची समानता तभी है जब हम उसे आर्थिक रूप से, जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक बलात्कारों की बात है, उसे आप मानसिक विकृति कहकर आप यू कैन नॉट स्वीप इट अंडर द रग। मानसिक विकृति नहीं है, मानसिक विकृति कह देते हैं तो वो एक रोग हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि लोगों का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, ये हमारे सामाजिक ढांचे में एक ऊपर से लेकर नीचे तक दीमक की तरह एक खोखलापन है जो पूरे स्ट्रक्चर को खा चुका है, और ये समाज गिरकर ध्वस्त होने के लिए मतलब इंतजार कर रही, प्रतीक्षारत है। इसलिए इसे उस तरीके से नहीं, इसके लिए आपको एजुकेशनल रिफॉर्म्स करने होंगे। इसके लिए हर स्कूल में जेंडर लेवल पे जो काउंसलिंग होती है, बच्चों को ये समझाना, और ये जो हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से लोग देखने लगते हैं। लेकिन अगर बच्चों को आप बचपन से, स्कूल के ही समय से, प्राथमिक शिक्षा जब उनके खत्म होती है और उसके बाद जो मिडिल स्कूल में जाने लगते हैं, जब से वो ये लड़का क्या है, लड़की क्या है, फिल्में जब देखने लगते हैं, उन्हें जब एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है, जब तक आप उन बिंदुओं पे, उनके जीवन के उन समयों पर, वहीं से आप जब तक जेंडर को लेके सेंसिटाइज नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के केसेज होते रहेंगे। और ये केस, ये आप अभी अगर आप सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये दोनों एक समान होते हैं, इस तरह की चीज, समानता का भाव, और इस तरह की जो विकृतियां बोलते हैं कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, उसको जो है शांत करने की बात, लोगों को समझाओ कि इसकी परिणति कहाँ तक हो सकती है और कैसे अपने ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। अपने लड़कों को समझाना इन मामलों में तो वही है कि घर से लेके, स्कूल से लेके, जहाँ तक हो सके लड़कों को समझाना चाहिए। और समझाना ही नहीं, समझाना मतलब आप सॉफ्टली ऐसे मुद्दों में सॉफ्ट तरीके से तो ले ही नहीं सकते। ये सारे मुद्दे बहुत ही हाई हेडेड होके आपको बहुत ही कड़े तरीके से, सख्ती से इनसे निपटना होगा, इन लड़कों को समझाना होगा। जिन्होंने क्राइम किया है उनसे तो ठीक है, उसके लिए एक न्यायिक व्यवस्था है। जिन्होंने नहीं किया है, जो इन लोगों को कंडोन करते हैं, जो लड़कियां जाती हैं तो अपने बालकनी से खड़े होकर देखते हैं, सीटी मारते हैं। अभी हाल ही में एक केस आया था कि कोई अब्दुल या अफजल जो भी था, वो जो है मोहल्ले में घूम के पैंटी चुरा रहा है। आप सोचिए, वो स्कूटी से जा, उसका यही काम ही है, उसको और कोई काम नहीं है, उसको मोहल्ले से लड़कियों के अंडरगारमेंट चाहिए। इस तरह की विकृतियों को आप सिर्फ मतलब सॉफ्ट काउंसलिंग से नहीं रोक सकते, आपको अलग अलग तरीकों से इसको देखना होगा। ये तो एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा जो है इसी पिछले 7-8-10 दिन में जो आया है वो है जगन्नाथपुरी टेम्पल का मुद्दा। और ये जो कोटा वाला मुद्दा है, ये भी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हमारी टीम जो है लगातार इसे ऑन ग्राउंड कवर करने के लिए जा चुकी होगी, और हम लोग कोशिश में हैं कि परिजनों से मिले और उनका पक्ष जाने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये कहीं पे आया नहीं है। दूसरा मुद्दा जो जगन्नाथपुरी का है, उस पर भी हम लगातार बने हुए हैं, हम जो है चीज़ों को लाइन अप कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम ऑन ग्राउंड जाएंगे और आप तक वहाँ की भी पूरी सच्चाई जो है, अलग अलग आयाम हैं जगन्नाथपुरी वाले मुद्दे के भी। मैं इसको सीधा थोड़ा सा बस छूना ही चाहूँगा अभी, क्योंकि ये लीगल भी मुद्दा है, ये लेजिस्लेटिव मुद्दा भी है और ये धार्मिक मुद्दा भी है, और इस पे अलग अलग आयाम को ट्रीट करने के लिए उनके जानकार जो हैं, विषयों के जानकार एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे हम बात करेंगे और वही जो है एक समग्र विश्लेषण जो है आप तक लाएंगे। और मेरे यहाँ दिल्ली में बैठकर मतलब अचानक सतही विश्लेषण से कुछ होने वाला नहीं। जो अभी तक मैंने बातचीत से गैदर किया है उसमें से एक जो मंदिर वाला मसला है, मंदिर वाला मसला ये है कि 38,000 एकड़ ज़मीन जो भगवान जगन्नाथ की है, उन्हें अलग अलग लोगों ने अलग अलग समयों पे डोनेट किया है।
वो ज़मीन जो है सरकार बेच रही है। आपने हेडलाइंस यही सुना होगा, हैशटैग चले हैं कई फोरम्स पे इसको लेके लगातार। एक कलिंगा राइट्स फोरम है शायद फेसबुक पे, वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उड़ीसा के धार्मिक राइट्स को लेके। सरकार ने उसे बेच दिया है ऐसा कह के चला। फिर मैं जब बात करने लगा तो कुछ लोगों ने जो मुझे बताया उससे पता चलता है कि सतही तौर पे तो ऊपर से यही लग रहा है कि सरकार बेच रही है, लेकिन आधी कहानी ये भी है कि सरकार बेचने के बाद वो पैसे भगवान जगन्नाथ के नाम पे ही उसी टेम्पल को बाद में जो है ट्रांसफ़र करेगी। मतलब एक जो ऑक्शनिंग का प्रोसेस होगा उसके बाद ये सारा पैसा वापस जगन्नाथ मंदिर को जाएगा। वो आप पूछेंगे कि सरकार को क्या राइट है, क्या अधिकार है किसी सरकार को कि वो मंदिर के मामलों में हस्तक्षेप करे। आपका प्रश्न बिल्कुल ही वाजिब है, लेकिन जब आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि जगन्नाथ मंदिर के पास करीब 60,000 एकड़ की ज़मीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ज़मीनें जो हैं 100 एकड़ के प्लॉट से नहीं। ये जो अभी 38,000 एकड़ का मामला है और उसका डिटेल मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैं जानकारों से मिलूँगा तो वो आपको स्वयं कैमरे पे आके बताएंगे। जो मुझे जानकारी मिली है उसमें ये है कि ये जो 38,000 एकड़ का मामला है, इस पर जगन्नाथ मंदिर या भगवान जगन्नाथ सरकार को टैक्स तो पे कर रहे हैं क्योंकि उनके स्वामित्व में है, लेकिन भगवान जगन्नाथ या टेम्पल ट्रस्ट का उस पर कोई अधिकार नहीं है, प्रैक्टिकल राइट्स नहीं है। प्रैक्टिकल राइट्स से मतलब है कि उस पर किसी और ने दखलंदाजी कर ली है और वो वहाँ पे बिजनेसेस चल रहे हैं, घर चल रहे हैं, बस्तियाँ बसी हुई, इस तरह की बातें। अब क्या है कि एक वकील से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि आप अगर लिटिगेशन का रास्ता लेते हैं, इन लोगों से खाली कराने की बात करते हैं, तो आपको पता है प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज जो होते हैं वो कितने सालों तक चलते ही रह जाते हैं। एक ये है। दूसरा ये है इसका नुआंस, जो डिटेल जो हमें नहीं पता है वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बड़े बड़े प्लॉट्स नहीं हैं। इसमें एक प्लॉट ऐसा भी है जो बिहार के किसी गांव में किसी व्यक्ति ने, भगवान जगन्नाथ ने उसकी जो है मतलब जो भी उम्मीद थी, आशा थी, जो भी उन्होंने मांगा था उनसे, उसे पूरा कर दिया। तो उन्होंने अपना ज़मीन जो है बिहार का ज़मीन दे दिया उन्हें। या फिर उड़ीसा के ही किसी गांव में भगवान जगन्नाथ के नाम पे उन्होंने संकल्प ले लिया कि ये ज़मीन उनकी हो गई। तो ये ज़मीन छिटपुट इधर उधर फैले हुए हैं और इस कारण भी टेम्पल अपने राइट्स एग्जर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मंदिर का काम जो है एक तरह से मंदिर सोचता है कि समाज आदर्श है और उसी हिसाब से मंदिर चलता है, लेकिन समाज तो आदर्श है नहीं। मंदिर जो है औ ने अपनी ज़मीन मंदिर के नाम कर दी, लेकिन ब जो है वो उसको दखल कर लेगा औ के मरने के बाद, और वो 3 पीढ़ी से वहीं पे रहता आ रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है। ऐसे में आप क्या कर लोगे उसका? आपको भारत की न्यायिक व्यवस्था के बारे में पता ही है। तब सरकार ने मंदिर को ये एक ऑफर दिया कि हम इन सारे, चूंकि कागज़ तो मंदिर के पास है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर देते हैं कि हम इन जगहों को ऑक्शन करेंगे और जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा हम उसको दे देंगे और उससे जो पैसा आएगा वो जगन्नाथ मंदिर के पास उसके कॉर्पस में चला जाएगा। ये एक वायबल ऑप्शन है अगर लिटिगेशंस की बात करें तब। लेकिन दूसरा इसमें पक्ष आ जाता है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है कि इन जगहों से रेंट लेना शुरू करे और रेंट जो है वो उसके पास जाए और स्वामित्व हमेशा मंदिर के ही पास रहे। क्योंकि एक बार मंदिर की ज़मीन अगर बिक गई तो एक तरह से आप कह सकते हैं उसका होल्ड जो है, लैंड होल्डिंग कम होती चली जाती है। ये भी एक एंगल है जिस पर मैं लोगों से बात करूंगा। और दूसरी बात थी कि कई मठों को सौंदर्यीकरण एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके कारण जो है सैकड़ों साल पुराने मठ थे, उनको भी कई मठों को तोड़ दिया गया, उजाड़ दिया गया। वो भी एक मसला है। इस पर मेरी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। जितनी जानकारी मिली है तो उसमें पंडों के बारे में कहा गया है कि वहाँ कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उन मठों का चला जाना शायद एक तरह से भगवान जगन्नाथ की ही इच्छा थी। जो एक बड़ा मठ है गोवर्धन मठ, जिसमें शंकराचार्य रहते हैं, तो वो मठ इन्होंने लिटिगेशन में बचाया और भी कई वहाँ पे सैकड़ों
मठ हैं उसमें से कुछ मठ तोड़े गए। इन सारे मुद्दों पे जब हम ग्राउंड पे जाएंगे तभी वहाँ से रिपोर्टिंग, एक समग्र रिपोर्टिंग जो है संभव है। मैं यहाँ से बैठ के आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। मंदिरों की जब बात हो रही है तो मंदिरों से जुड़ा एक और मुद्दा आया, जहाँ लोगों ने अलग अलग, खास करके उत्तराखंड में ये एक मुहिम छिड़ गई कि लोगों ने हिंदू धार्मिक स्थलों पे, मंदिरों पे बोर्ड जो है प्रिंट करके लगवाना शुरू कर दिया। कहीं गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, कहीं मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। और ये सब तब हुआ है जब यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो हैं, जिनका हमने इंटरव्यू भी किया था और वो काफ़ी आप लोगों ने सराहा, 4-5 मिलियन लोगों ने उसे देखा है फेसबुक और यूट्यूब मिला के। यूट्यूब ने तो इनफैक्ट हेट स्पीच का बहाना देते हुए उसे डिलीट कर दिया था। तो कुल बात यह है कि एक जागृति आई लोगों में कि जब उन्हें किसी ख़ास मजहबी स्थल पे घुसने से मना किया जाता है, वहाँ घुसने नहीं दिया जा सकता है, तो कोई व्यक्ति जो मूर्ति पूजकों को एक घृणा भाव से देखता है, वो वहाँ पे करने क्या जाएगा? प्यास लगी है घर में पी लो पानी। तो लोगों ने करीब, अलग अलग रिपोर्ट्स में आ रहा है और सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसकी सच्चाई में, संख्या की सच्चाई नहीं बता सकता, 100 से ज़्यादा जगहों पे इस तरह के बोर्ड आने लगे और होर्डिंग्स लगने लगी और वो जो होता है फ्लेक्स प्रिंट होके लगने लगा कि यहाँ पर ये मंदिर हिंदुओं का और यहाँ मुसलमानों का या गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। अब इस पे जो बवाल उठ गया, जो हमारे हिंदुओं में जो सेकुलरिज्म का कीड़ा जिन्हें काटा हुआ रहता है, उन लोगों ने इस पूरे मुद्दे को ऐसे दिखाने लगे कि नहीं ये इंटॉलरेंस है और ये हमारा हिंदू समाज ऐसा नहीं। तुम नहीं बताओगे कि हिंदू समाज कैसा है? जो काफिरों को घृणा से देखता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा तुच्छ प्राणी अगर धरती पे कोई है वो काफिर है, तो उसके मंदिर में मुसलमान जाएगा ही क्यों? उनके लिए अपने मस्जिद है, वहाँ जाए। सड़कें हैं जहाँ वो लोग नमाज पढ़ने लगते हैं, सड़कों पे रहो। तुम्हें जहाँ जहाँ अनुमति है, चाहे कानूनी हो या फिर तुमने जो उन इलाकों पे कब्जा कर लिया है और जबरन बैठ जाते हो जहाँ तहाँ। हाल ही में हजारीबाग में एक आया था कि 5 लोगों ने, उन्हें सड़क पर ही नमाज पढ़नी थी और पूरी ट्रैफिक रुकी हुई है। अब 5 लोग, उसमें बच्चे भी हैं, 4-5 बच्चे हैं और एक शायद युवा है या बुजुर्ग है, वो वहाँ नमाज पढ़ रहा था। किसी ने तस्वीर ली और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पब्लिक प्लेस को मजहबी प्लेस बनाने वाले उन मुसलमानों पे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने किस पे एक्शन लिया? पुलिस ने उस छाया चित्रकार यानी फोटोग्राफर पे एक्शन लेते हुए उस पे जो है FIR दर्ज कर दी, उस पे कार्रवाई की और उसको उठा लिया। ये है हमारे देश का निज़ाम, ये है, इस तरह से कानून चलता है। तो जब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनको नहीं लगाना चाहिए, मंदिर तो सबके लिए, नहीं, मंदिर सबके लिए नहीं है। मंदिर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है। ये क्लैरिटी सब में होनी चाहिए। सबके लिए सब कुछ नहीं होता है। आप एक सब्जी भी खाते हैं तो हर आदमी वही सब्जी नहीं खाता है। तो आप जबरन जो है, जो गोभी नहीं खाता उसको गोभी मत खिलाइए। जो मंदिर को, मतलब जिसका पूरा इतिहास रहा है, जिसके रिलीजन का, मजहब का, मंदिरों को तोड़ने का, आप उसे जो है इनवाइट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए। मंदिर कोई पर्यटन स्थल नहीं है। मंदिर पर्यटन स्थल नहीं है, इसलिए मंदिरों में वही जाएं जिनकी आस्था हो या जो जन्म से या फिर कन्वर्जन के बाद हिंदू बने हैं, बात खत्म। बाकी लोग अपने मजहबी स्थलों पे जाइए, आप उनको पर्यटन स्थल बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हर मंदिर को ये क्लैरिटी आनी चाहिए, हर मंदिर को। और इनफैक्ट हमारा इस संवैधानिक अधिकार है कि हिंदुओं के मंदिर किस तरह से ऑपरेट होंगे, मुस्लिमों के मस्जिद किस तरह से ऑपरेट होंगे, ईसाइयों के चर्च कैसे ऑपरेट होंगे, या फिर जो पारसी समुदाय है उनका फायर टेम्पल कैसे ऑपरेट होगा। इसलिए ये जो बहकी बहकी बातें करने वाले लोग हैं, जिन्हें हर चीज़ में सेकुलरिज्म दिखने लगता है, उनको ये पूरी तरह से मानसिक स्पष्टता होनी चाहिए
मंदिर हिंदुओं के लिए है, मंदिर जो है मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं है। देखना है बाहर से देखो, फोटो खींचना है बाहर से खींचो, भीतर में उसके प्रांगण में तुम जब तक हिंदू नहीं, जब तक तुम्हारे भीतर आस्था भाव नहीं है, तब तक आप नहीं हो सकते। और दुर्भाग्य देखिए कि जिस उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, वहां के प्रशासन ने इन लोगों पे कार्रवाइयां की है, जिन लोगों ने इस तरह के पोस्टर्स लगवाए, फ्लैक्स छपवाए। क्यों भाई? क्या उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट कुछ किया था या किसी दूसरे के अधिकारों का हनन किया है? जब हमारे देश का संविधान और कानून ये बात बताता है कि टेंपल को कैसे रन कराना है, मंदिर कैसे चलेगा, ये तय मंदिर करेगा या उसके पुजारी करेंगे या हिंदू करेगा समाज के तौर पे, तो फिर उसने जब ये लगाया तो उसमें आप ये मुझे बताओ ना कि ये गैर कानूनी कैसे है? क्या ये लिख देने मात्र से कि यहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, हेट क्राइम हो जाता है? इसमें घृणा कहां है? अगर हम बाहर में गेट के बाहर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान या यहां सुअर नहीं लाए जा सकते, तो ये क्या हेट क्राइम है? मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे ये अधिकार है ये मानने का, कहने का कि मैं सुअरों को घर में घुसने दूं कि नहीं, कुत्तों को लेकर आऊं कि नहीं, मैं गाय पालूं यहां पे या बाहर में गाय पालूं। ये कौन तय करेगा? क्या मेरे घर के लिए मेरा पड़ोसी तय करेगा? वो एक दिन अपना कुत्ता लेके आ जाएगा कि नहीं नहीं हम घर में घुसेंगे। तो टेंपल भी जो है, और इस राष्ट्र में मंदिरों के जो डेटी रामलला जैसे, वो एक कानूनी व्यक्ति हैं, उनके बिहाफ पे वकील होते हैं, वो केस लड़ते हैं। सबरीमला के जो भगवान हैं, देवता हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो अपना केस लड़ते हैं। वो उस मंदिर के स्वामी हैं। जगन्नाथ मंदिर का 60,000 एकड़ की अगर जमीन है, वो किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं है, वो भगवान के नाम की जमीन है। तो जब एक भगवान के नाम पे जमीन है, तो फिर आप मुझे ये समझा दो कि वो उसे कोई तीसरा आदमी कैसे तय करेगा कि इसमें कौन जाएगा नहीं जाएगा। हमारे सोच के लोच को, फ्लेक्सिबिलिटी को, हमारा धिम्मीपना बना के, हमारा कायरपन बना के, मतलब हम स्वागत कर रहे हैं कि आओ हमें रौंदो, हमारे मंदिरों को तोड़ दो और चले जाओ। आपने क्या वो वीडियोज नहीं देखे हैं शिवलिंग पे पेशाब करते हुए युवक की? क्या आपने कांवड़ यात्रियों पे पथराव की खबरें नहीं सुनी है? और वो किन गांव से जाते हैं और उस गांव की पॉपुलेशन किस मजहब को फॉलो करती है, ये आपने नहीं देखा, ये आपने नहीं सुना है? आपने क्या रामनवमी के जुलूस पे चलते हुए पत्थर और चप्पलों के बारे में नहीं सुना है? आपने क्या ये नहीं सुना है कि दुर्गा पूजा के पंडालों पे पत्थरबाजी और ईंट चलते हैं? आपने क्या ये नहीं सुना है कि दुर्गा पूजा के विसर्जन में किस तरह के कांड होते हैं कलकत्ता में? क्या आपने ये नहीं सुना है कि अरुणाचल से लेकर असम तक, कलकत्ता तक, हर जगह पे दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो, छिटपुट घटनाएं होती हैं। जो मूर्तियां हैं, हमारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो बनती हैं, उनको विखंडित किया जाता है। क्या आपने हम्पी की धरोहर में जाके आपने नहीं देखा है कि किस मजहब के वो नवयुवक थे जो वहां पे तोड़फोड़ मचा रहे थे? मैं गिनाने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए ये जो धिम्मी वाला एटीट्यूड है ना, इसको त्यागो। नहीं त्यागोगे, कल वो पानी पीने के बहाने मंदिर में घुस रहा था, परसों तुम्हारे घर में घुसेगा और तुम्हारी बहू बेटियों के साथ क्या करेगा, ये तुम्हें तय करना, ये सोचो। इसलिए जब ये पोस्टर्स लगते हैं तो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल कानूनी है और लगना चाहिए। अब कल को कोई कह देगा कि आपने घर में जो है हनुमान जी की पताका क्यों लगा रखी है, उसे मेरे आंखों में चुभन हो रही है। तुम जो गरम शीशा घोल के दिन में 5 बार हमारे कानों में गिराते हो, वैसा मतलब न सुर है न ताल है, साला 5 बार वैसी कर्कश आवाज में, दिमाग खराब हो जाए इंसान का।
वो सुनाते वो सही है, लेकिन हम क्या करें, हम अपने घर के दरवाजे खोल दें। अगली खबर जो है उसमें बता रहा हूं, घर के दरवाजे खोलने को ही लेकर दलित युवक था 22 साल का, उसने एक लड़की से प्रेम किया, और प्रेम में तो फिर जात धर्म ये सब तो रहता नहीं, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। 6 महीने पहले उसके माता पिता गए थे बात करने के लिए कि बालिग हैं दोनों, शादी करवा दो, नहीं माने। 4 महीने तक इन्होंने उसके बाद इंतज़ार किया। उसके बाद फिर पिता ने बोला लड़के से कि अगर शादी करनी है तो ठीक है तुम कर लो। उसके बाद लड़की खुद आती है, अपना धर्म परिवर्तन करती है, हिंदू बनती है, उसके बाद मंदिर में शादी करती है, कोर्ट में जाकर रजिस्टर करती है अपने मैरिज को, और उसके बाद मुसलमानों की एक भीड़ आती है। सराय काले खां की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी रिपोर्ट जो है हम अभी पड़ी हुई है, कल ही हमने की है। वो भीड़ आती है और सकड़ी गलियों में घुसती है। पहले 4 लोग रेकी करके जाते हैं कि वहाँ कौन है नहीं है, और उसके बाद बाइक्स जो खड़ी हैं सबको गिराती है, उसे पेट्रोल निकालने की कोशिश करती है और फूंकने की कोशिश करती है। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं पूरी गली को आग के हवाले करने का था। और लीड कौन कर रही थी, वो आके धमकी दे के गई थी दिन में एक लड़की, सबीना या सफीना कुछ नाम है, सुलेमान की बेटी। वो बोल के गई थी यहाँ खून की होली खेलेंगे और तुम लोगों को काट काट के फेंक देंगे, इस तरह की बातें की थी। इस तरह से रौंदा जाता है दलित समुदाय को। वहाँ मात्र 100-110 घर है, और उसी में से एक बोलती है कि हमारे दरवाज़ों को तोड़ा गया, घुस के 11 साल की बच्ची थी उसको खींचने की कोशिश की गई। ये वही धिम्मीपना है, और आज उस महिला की बेटी को खींचने की कोशिश हुई है, कल तुम्हारे बहनों बेटियों को खींचने की कोशिश की जाएगी, और तब तुम याद करना कि नहीं नहीं नहीं, अरे अब्दुल तो पानी पीने गया था, अब्दुल पानी पीने जाता है, आसिफ जो है कुछ घोड़ा चराने जाएगा, कोई जो है अपना उसको कुछ और करना होगा उसके लिए आएगा, किसी के अचानक से आस्था शिवलिंग में जग जाएगी। इन नौटंकियों को दे ऑट टू बी निप्ड इन द बड। वहीं पे उसको जो है इनके उगने, इनकी शाखाएं जो निकलती हैं ना, ये जो परजीवी हमारे विशाल वटवृक्ष पे जो चिड़िया के बीज से उत्पन्न हुए ये पौधे जो हैं, इनको उकन देना है। मैथिली में उकन्ना बोला जाता है, एकदम जैसे बांस की जड़ों में एसिड डाल देते हैं तो ख़त्म हो जाता है, एकदम जड़ से ख़त्म करना। वी नीड टू एनाहिलेट दीज वीड्स। इसको अगर तुम उखाड़ के नहीं फेंकोगे, इसे अपने गेट नहीं, अपने घर के गेट नहीं, अपने सोसाइटी के गेट के बाहर ही नहीं रोकोगे, इसे अपने मंदिर के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर नहीं रोकोगे, इसे उस रोड तक जहाँ पे 20 मीटर दूर चापाकल था, और उस अंधे को ये दिखा नहीं कि वहाँ चापाकल है, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो अंधा एक घृणा से मोटिवेटेड था, चोरी करने आया था वो। ऐसे लोग चोर, चुहार, लुक्कर, आवारा, लोफर, ये लड़कियों में जाते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं ये, और आप चाहते हैं कि आदमी जो है बोर्ड भी ना लगाए, बाहर में कुछ ना लगाए। ऐसे तो नहीं चलेगा। हम जानते हैं इनकी प्रवृत्ति क्या है, इन्हें क्या सिखाया जाता है इनके स्कूलों में और मजहबी शिक्षालयों में, हम जानते हैं, इसलिए हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। और पिछले 6 साल में अगर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इस तरह से नहीं बदलता, और अभी भी इसी तरह का एटीट्यूड हिंदुओं का रहा, जो ऐसे चोरों के लिए 10-10 लाख रुपया जमा कर देते हैं, आपको जगना पड़ेगा, आपको जगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई भी विकल्प नहीं है। इसलिए जगिए और ऐसे लोगों के साथ इकट्ठा होइए, अपने अपने इलाकों की, अपने अपने मोहल्लों की हिफाजत करना सीखिए, क्योंकि जब वो भीड़ आपके कमरे पे दस्तक देगी तब फिर आप बच नहीं पाएंगे, आपके लिए कहीं जाने के लिए होगा नहीं, आपके लिए कोई उठेगा नहीं। अगली खबर जो है वो 100 करोड़ वाला कांड जो है वो है। ये 100 करोड़ वाला जो कांड है
वो जिस तरह से कवर होनी चाहिए थी, जो बेस्ट सीएम वाला ट्वीट आया करता था, याद होगा आपको 1 साल पहले कैसे मतलब बॉलीवुड ये जितने हैं नौटंकीबाज सब जो है एक सुर में मिले सुर मेरा तुम्हारा करके एकदम जो ट्वीट ही ट्वीट एकदम उधोजी जैसे, मतलब उधोजी वो जो माधव के मित्र उधोजी थे उस टाइप के हो गए, जैसे अवतार पुरुष आए हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र सुपुत्र। और पता चलता है कि इन्होंने पुलिस को जिस तरह से इस्तेमाल किया, इससे इनकार नहीं है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज पुलिस का इस्तेमाल करती है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से किया है और किसको बचाने के लिए किया है, उस पार्टी में कौन गया था, सुशांत सिंह की कवरेज के बाद जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल हुआ है, और उसमें भी उस पुलिस का जो देश की सबसे जानी मानी सबसे अच्छी पुलिस बताई जाती है, उसका जिस तरह से इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद जब एक भ्रष्ट और सस्पेंडेड निलंबित पुलिस अफसर सचिन वाजे, वो जो है जिलेटिन स्टिक से भरी हुई विस्फोटकों से भरी हुई स्कॉर्पियो जो है अंबानी के घर के बाहर में लगाता है, धमकी भरी चिट्ठी लिखता है, और उसके बाद वो एक मनसुख हिरेन जो है उनकी हत्या एक तरह से होती है, उनको जिंदा फेंक दिया गया था नाले में जहाँ वो तड़प के मरे होंगे। उसके बाद इसका नाम आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसकी जांच करती है और चीज़ें उसके बाद बाहर आनी शुरू होती हैं। उसके बाद परमवीर सिंह जो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, वो एक चिट्ठी लिखते हैं सीएम ऑफ महाराष्ट्र को। उसमें वो लिखते हैं कि कैसे अलग अलग समयों पे और अलग अलग लोगों के सामने ये जो 100 करोड़ की उगाही की बात है, उन्होंने बोला कि उन्होंने इस बात को पहले भी उठाया था और इस तरह से लोगों का रिस्पांस था। और लोगों से मतलब है शरद पवार जैसे लोग जो उस मीटिंग में थे। उस मीटिंग में किसी मतलब उन्होंने बताया कि उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे इनको तो पता ही है पहले से। मतलब आप सोचिए कि टॉप लोगों को पता है और इट इज़ नॉर्मल कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री कथित तौर पे 100 करोड़ रुपए उगाही करने की बात करता है। और इतना ही नहीं, वो डिटेल देता है कि भैया इतना डांस बार है, इतना रेस्टोरेंट है, इतना ये है, उससे तो 50-51 करोड़ तो ऐसे आ जाएंगे, बाकी का तुम देख लो। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जब इतना बड़ा एक लेटर बम बोला जा रहा है, वो फटता है और लाल माइक वाला जो है वो गायब है। ये अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है, ये लहसुन ही आज के टीवी का वो है झंडू बाम जो भी है। तो अपना ये लोग गायब हैं अभी सीन से। वो जो ट्वीट किया करते थे बेस्ट सीएम वाले, वो बेचारे गायब हैं। आप इसको पलट दीजिए और आप इसको यूपी ले जाइए और वहाँ के गृह मंत्री पे इस तरह के लांछन लगवा दीजिए रैंडम। तब योगी के इस्तीफे से लेके सुप्रीम कोर्ट की जांच नहीं, यूएन से जांच करवाएंगे ये लोग। सिर्फ कोई भी एक मतलब रैंडम आदमी कहीं पे भी कुछ कह दे, तब ये कटकाहा कुत्ता टाइप झाँव झाँव करते हुए एकदम बेसहारा 18 जो होता है वो नाखून धसाने के चक्कर में आ जाएंगे ये लोग। अभी जो है इस पे कुछ भी बात नहीं हो रही है, और कुछ बात नहीं हो रही थी उसके बाद परमवीर सिंह ने दोबारा, क्योंकि परमवीर सिंह के ऊपर अनिल देशमुख, शरद पवार ने, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शरद पवार ने तो यहाँ तक बोल दिया कि नहीं उस समय तो ये थे ही नहीं अनिल देशमुख, ये तो क्वारंटाइन हो रखे थे। बाद में पता चला कि क्वारंटाइन के टाइम पे ये जो इनका कोई गार्ड जो था उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके फ्यूनरल में ये वहाँ पे मौजूद थे और उसका ट्वीट था, ANI का ट्वीट का स्क्रीनशॉट घूम रहा था। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। न सिर्फ ये बल्कि ये भी पता चला है कि एक प्राइवेट प्लेन से उसी दौरान जब ये बोला जा रहा है कि नहीं वो तो क्वारंटाइन हो रखे थे, अनिल देशमुख ने यात्रा भी की थी। परमवीर सिंह का ये कहना है कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं एक याचिका लेके जिसे खारिज कर दिया गया। उन्हें बोला गया कि आप हाई कोर्ट पहले जाइए। उन्होंने बोला कि अनिल देशमुख के ऊपर जांच बैठनी चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो वो सारे एविडेंस जो भी है उसे जो है साक्ष्यों को मिटा देंगे, इसलिए उनका गिरफ्तार होना ज़रूरी है। और इस पे वो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी मीडिया में कवरेज है नहीं। ये 2-3 वही मीडिया जो है जिसे गोदी मीडिया आप कह लें या उस तरह का जो एक नकारात्मक तरीके से देखा जाता है, वही लोग इस पे बात कर रहे हैं।
वो लोग जो अपने आप को भ्रष्टाचार, मतलब जिनको मोदी अगर 4 लेन का 6 लेन का हाईवे भी बना रहा है ना, तो उस पर वो टंगी हुई जो वो ब्यूटिफिकेशन के लिए पौधे जो लगे हुए हैं, उससे भी जिसको समस्या होने लगती है कि ये तो पैसा बर्बाद हो रहा है, वो आदमी इस वसूली को, इस सरकारी वसूली को, एक तरह सरकारी गैंगवार यहाँ पे हो रहा है कि एक गैंग एक तरफ है, दूसरा गैंग जो है उसके खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है उसको पुलिस प्रशासन की मदद से जो उसको चुप कराने की कोशिश हो रही है, वो लगा हुआ है। और इस पे कोई भी किसी भी तरह की कवरेज नहीं चल रही है। इस पे भी अभी ये भी स्टोरी डेवलपिंग है, इस पे अभी बहुत कुछ आएगा। और मुझे लग रहा है और काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, उनके चुनाव निपटते निपटते शायद महाराष्ट्र की सरकार भी निपट जाए। और एक तरह से निपटनी भी चाहिए। निपटनी इसलिए चाहिए क्योंकि आपने वोट मांगे थे एक गठबंधन के साथ, एक विचारधारा के साथ, एक मैनिफेस्टो के साथ, और आप हो गए किसके साथ। और इसी पे एक मीम भी चल रहा था कि हाँ, 100 करोड़ वाली बात जब आई तब कांग्रेसियों ने कहा कि हाँ 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 अब लग रहा है कि हम लोग सरकार में हैं। कहा कि घोटाला उटाला हो ही ना रहा है, मतलब 10-5 करोड़ की बातें 100, 1000, लाख करोड़ में कांग्रेस के लोग खेलते, तब उनके कार्यकर्ताओं को अब फील हो रहा है कि हाँ भाई हम लोग हैं, हम लोग भी सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। अगली खबर है बंगाल इलेक्शन को लेके। उस पर बहुत कुछ कहने को है नहीं, उस पर सिर्फ रैलियां हो रही है दाहिने बाएं। मोदी जी रैली कर रहे हैं, वो असल परिवर्तन लाना चाहते हैं। ममता जी रैली कर रहे हैं, और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि उनका अभी तक पांव जिसमें कोई सीरियस फ्रैक्चर या उस तरह का नहीं है, वो पांव के साथ जो है अपना घूम रहे हैं और सहानुभूति वाला वोट जो है उसको टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एस्पेक्ट ये भी है कि सहानुभूति वाला वोट भी, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आज ही एक भाजपा कार्यकर्ता की लाश जो है एक रस्सी में टंगी हुई झूलती हुई मिली। मतलब आप सोचिए कि कुछ दिन बाद, 2-3 दिन के बाद 27 तारीख से वहां चुनाव होने वाले हैं, और कहा जा रहा है, मतलब आरोप लगाने वालों ने कहा कि यह काम टीएमसी के गुंडों का है, मतलब टीएमसी के कार्यकर्ताओं का है। तो अब ये कौन सा कार्यकर्ता ऐसा होता है जिसके मैनिफेस्टो में या जिसके पार्टी के संविधान में इस तरह की बातें लिखी हुई होती है कि भाई 3-4 दिन बाद है और इस तरह के कांड जो है हो रहे हैं। बंगाल में परिवर्तन आएगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा सैंपल साइज जो है वो काफ़ी कम था। मैं रहा तो 15 दिन वहाँ पे, लेकिन जितने लोगों से मिला तो मैं स्पष्ट आपको नहीं बता सकता। मुझे 50-50 का मामला लग रहा है, अनलेस कि ममता का और उसकी पार्टी का इसी तरह से लगातार जो है अभी ये कार्यकर्ताओं पे हमले होना और हिंसा जो है वो लगातार अगर चलता रहे और लोग जो है थक जाएं और उन्हें लगे कि चुनाव के टाइम में भी ये सब चल रहा है, तभी कुछ हो सकता है। और भाजपा जो है लोगों से वास्तव में मिले, लोगों को जानने की कोशिश करे और ये सुनिश्चित करवाए केंद्र की सरकार और इलेक्शन कमीशन कि वहाँ पे हर एक वोटर बूथ तक जा सकता है। अगर वो जाएगा तब तो एक चांस बनता है भाजपा का। उसके अलावा मुझे, मतलब अभी भी मैं 100% सहमत नहीं हूँ, चाहे ओपिनियन पोल्स और ये जो भी आ रहे हैं उसमें भाजपा को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन भाजपा का खुद का भी इंटरनल सर्वे जो है वो भी जो है इस तरह से, मतलब वो अपने आप को बता रहे, जीतते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं दिखा रहे हैं जितना ये ओपिनियन पोल वाले दिखा रहे हैं। लेकिन ओपिनियन पोल वालों का भी ये रहता है कि एक माहौल जो बनाना होता है कि आपको वोटर के मन में एक बीज डाल दिया जाता है कि नहीं नहीं भाजपा के भी सरकार बनने के आसार हैं। तब उससे क्या होता है कि वोटिंग पैटर्न जो है इन्फ्लुएंस होता है उससे। कुछ लोग उसे बदलते हैं कि अरे लग तो रहा है उसी की सरकार आएगी तो उन्हें ही वोट दे दो। इस तरह की जो अनडिसाइसिव वोटर्स होते हैं उनकी मैं बातें कर रहा हूँ। जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बिल्कुल ही एंटी बीजेपी है। बहुत कम लोग मुझे मिले जो मुस्लिम थे, 1-2 ही मिले, मैं सड़क पे जो बात कर रहा था, और वो बोल रहे थे कि नहीं चेंज चाहिए। वो भी बीजेपी नहीं मांग रहे थे, बोले चेंज चाहिए। और चेंज में वही है कि और कोई दूसरा चेंज वहाँ पे है नहीं, बीजेपी ही एक विकल्प के रूप में है। दूसरा जो था वो नॉन बंगाली वोटर्स थे जो बंगाल में 30 साल, 40 साल, 50 साल से या दूसरी पीढ़ी में अभी रह रहे हैं, वो हैं।
तो उनका कहना है कि वो जो है वो बीजेपी को लेके जो है थोड़े से आश्वस्त हैं और वो बीजेपी को वोट करने की बात करते हैं। तीसरा बंगालियों का है, और बंगाली लोग जो है वो उस तरह से देखते हैं कि जब तक उनके ऊपर कोई आपदा नहीं आती निजी तौर पे, तब तक वो जो है वो स्टेटस को टाइप का जो है एक तरह से वो उसी में रहना चाहते हैं, जो मेरी रीडिंग है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन पूरी तरह से मुझे अभी यही लग रहा है। अब लगातार कैंपेन्स चल रहे हैं और ये धीरे धीरे हीट अप होता जाएगा और सारी पार्टियां अपना सब कुछ सर्वस्व जो है उस पर झोंकेंगी। और ममता दी भी जो है अपना, आपने देखा ही होगा कि उनका जो पाँव क्षतिग्रस्त था उसी के ऊपर अपना अच्छा वाला पाँव रख के एकदम से, मैं अपने पाँव दिखा नहीं सकता अभी आपको किसी कारण से, तो वो उसी पे रख के और वो रैलियों में भाषण कर रही है। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये होगा। पहले मतलब गलती से मतलब किसी ने पैर कुचल दिया तो घुटने तक का जो है उन्होंने जो है प्लास्टर लगवा लिया, और उसके बाद फिर वो प्लास्टर लगाया, व्हील चेयर पे दीदी रैली करेंगी और दीदी फिर बताएंगे कि वो बंगाल की बेटी हैं हम, और देखो बंगाल की बेटी के साथ क्या, तो भाजपाइयों ने उनके पैर पे लात रख दिया और कुचल दिया, और दीदी का पैर, मतलब दीदी का ये पैर अभी वो मुझे लग रहा है वो नहीं है, वो एक फिल्म था मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन उदय भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए नकली टांग बनवा दी और मैं बस करो। हाँ, तो इस टाइप वाला है। मुझे लगता है कि काका चीची और ये सब करने वाली एक ये भी परफॉर्मेंस जो है ममता दीदी का आने वाला है। इसी तरह मैं सप्ताह में एक दिन कोशिश करूँगा कि आपसे इसी तरह से मुखातिब हों और उन मुद्दों पे बात करूं जिस पे मैं इंडिविजुअली मतलब लगातार एक घंटे बात नहीं कर सकता, ताकि आपको पूरे सप्ताह के बड़े बड़े मुद्दों पे थोड़ी सी जानकारी बढ़े, थोड़ा सा आपका आप में जो विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास हो, और आप भी जब इन मुद्दों पे कहीं पे बात करें तो आपके पास बात करने के लिए कुछ हो। जुड़े रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते ही रहिए, और हमें अपना सहयोग आर्थिक तौर पे देना चाहें तो वो भी आपकी स्क्रीन पे लगातार चल ही रहे हैं, तो वहाँ पे भी दीजिए और शेयर तो अवश्य ही कीजिए। जुड़ने के लिए आभार, नमस्कार।